हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीचिंग मॉडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल रिचर्ड सचमैन्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को पढ़ने वाले हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रतिमान। कई बार पूछताछ प्रतिमान के नाम से भी आ जाता है, कई बार इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के भी नाम से आ जाता है। रिचर्ड सचमैन का जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो रिचर्ड सचमैन ने एक साइंटिफिक वे दिया इंक्वायरी करने का। आप जानते हो कि टीचिंग लर्निंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड इंक्वायरी भी है। जब बच्चों को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंक्वायरी करते हैं टीचर से पूछताछ करते हैं। और उस पूछताछ के कारण क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, उनका सांप्रत्य बनता है, उनको नॉलेज होती है। और उनका जो भी नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन में होता है वो अफेक्टिव डोमेन में चला जाता है। जैसे डाउट क्लियर होती है, जैसे वो इंक्वायरी करते हैं, जैसे वो एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने किसी चीज़ को एनालाइज किया तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए भी उनको इंक्वायरी की आवश्यकता पड़ती है। जो भी डाउट्स आ जाते हैं, जो भी मन में प्रश्न बनते हैं, ठीक, जो भी दुविधाएं होती हैं, उसको दूर करने के लिए विद्यार्थी क्या करते हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है क्या। तो मैंने पहले ही बताया था, दिस मॉडल वाज डिजाइन्ड बाय रिचर्ड सचमैन टू टीच स्टूडेंट्स टू engage in casual reasoning and to become more fluent and precise in asking questions, building concept and hypothesis and testing them। ठीक है ना। तो इस मॉडल को किसने बनाया था? इस मॉडल का निर्माण किया था रिचर्ड सचमैन ने। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? इससे बच्चों को प्रश्न पूछने आ जाता है। ठीक है, जब बच्चा प्रश्न पूछने लगता है तो क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, उसका उसके जो सांप्रत्य का निर्माण होता है। वो किसी विशेष समस्या के लिए परिकल्पनाएं कर सकता है। परिकल्पना का मतलब, कोई समस्या अगर उसके सामने है, अगर उस समस्या का वो अनुमानित उत्तर, उसकी समस्या के हल का अनुमान लगा ले, तो उस अनुमान को हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना का मतलब होता है फोरकास्ट करना किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट। ठीक है, प्रपोज सॉल्यूशन के बारे में सोचना ही परिकल्पना है। और फिर परिकल्पना को अगर वो टेस्ट करना चाहे, उसकी पुष्टि करना चाहे कि वो किसी समस्या के हल के लिए जो उसने परिकल्पना करी थी वो परिकल्पना सही है कि नहीं है, तो उसको टेस्टिंग के लिए भी उसे रिचर्ड सचमैन के मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। द इंक्वायरी लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट to experience and acquire process through which they can gather information about the world। ठीक है, तो ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल पूरी दुनिया की जानकारी अगर विद्यार्थी इकट्ठा करना चाहे तो उसे इकट्ठा करने का अवसर प्रदान करता है। दिस इंक्वायरीज अ हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन अमंग द लर्नर। ठीक है ना। और ये इंक्वायरी क्या करता है? ये जो सीखने की जो सबसे अच्छी प्रक्रिया है उसे उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं, एक्शन रिस्पॉन्स या इंटरेक्शन। जब तक हम किसी से हमारा इंटरेक्शन नहीं बढ़ता, ठीक है, जब तक किसी से हमारा लगाव नहीं बढ़ता, हम अपनी सहभागिता नहीं बढ़ा लेते, तब तक क्या होता है? तब तक हम किसी चीज को सीख नहीं सकते बेटा, है ना। तो ये इंटरेक्शन को भी क्या करता है? प्रमोट करने का काम करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। द टीचर एरिया टू स्टडी अवेलेबल रिसोर्सेज at the learning environment, students become actively involved in the learning process as the, यानी विद्यार्थी अगर सचमुच में पूरा पूरा इन्वॉल्व हो जाए क्लास में, तो क्लास में कई समस्याएं सॉल्व हो जाती है। पहली, डिसिप्लिन समस्या सॉल्व हो जाती है। दूसरी, बच्चों का लर्निंग आउटकम अपने आप बढ़ जाता है, उनकी लर्निंग इफिशियंसी बढ़ जाती है, वो आसानी से सरलता सीख लेते हैं अगर बच्चा अगर पूछताछ करने लगे। आपने कई बार अगर मोदी जी के भाषण को सुना हो, तो मोदी जी भी अपने अपने स्पीच में इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरी की पूरी जो क्राउड है, जो सामने भीड़ है, वो उनसे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, यानी अगर संवाद या स्पीच या लेक्चर या टीचिंग अगर टू वे हो जाए,
टीचर कुछ बोले तो बच्चा उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे, बच्चा क्वेश्चन करे, बच्चा डाउट क्लियर करे, तो ये इंक्वायरी मॉडल, ये टू वे टीचिंग मॉडल हो जाएगा। उससे क्या होगा, टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी, टीचिंग बच्चों की समझ में आएगी, उनकी लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो नॉलेज एसिमिलेट कर लेंगे, कॉग्निटिव डोमेन से सीधे वो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की तरफ मूव कर जाएंगे। ये सारी सुविधाएं होती है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से, ठीक है। अब हम बोलते हैं, बता इसमें बात करते हैं बेटा इसमें कि इससे क्या क्या जो है प्रोग्रेस होता है, क्या क्या चीजें आती, इसको हम और अच्छे ढंग से करना चाहें तो हम कह सकते हैं एक्ट अपॉन देयर क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट, यानी जो उनकी जिज्ञासा है, ठीक है, उस जिज्ञासा और रुचियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। डेवलप क्वेश्चंस, वो प्रश्नों के को विकसित करने में वो सहायक हो जाता है। थिंक देयर वे थ्रू कंट्रोवर्सीज आर डिलेमास, ठीक है, यानी कोई दुविधा उनके अंदर है, कोई अगर वो बीच का रास्ता सोचना चाहते हैं, कोई अपने कोई विवाद है, तो उन विवादों से, उन कंट्रोवर्सीज से, वो डिलेमास से, ठीक है, उन दुविधाओं से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो जैसे आप किसी से प्रश्न पूछते हो, उससे क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती है ना। लुक एट प्रॉब्लम एनालिटिकली, वो समस्याओं को विश्लेषणात्मक रूप में देखना शुरू कर देते हैं। वो समस्याओं पर जो उनका जो व्यू होता है वो एनालिटिकल व्यू हो जाता है ना। इंक्वायरी इनटू देयर प्रीकॉन्सेप्शन एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो, जो उनकी पूर्व की धारणा है, इसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, में पूछताछ करें और वो पहले क्या जानते हैं, ये भी चीजें क्लियर हो जाती है। डेवलप क्लैरिफाई या टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, वो परिकल्पना का विकास भी कर पाते हैं, उनको स्पष्ट भी कर पाते हैं और उनका परीक्षण भी कर पाते हैं। ड्रा इंटरफेस एंड जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो संभावित समाधान को खोजने, बनाने और हल करने में वो सक्षम हो जाते हैं। ये सब इंक्वायरी मॉडल का एक तरह समझ लो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषता है। इंक्वायरी मॉडल यूज करने से बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलप होता है, तो ये सारी चीज डेवलप होती है, ठीक है। उनके जो है क्यूरियोसिटी या उनकी जो है उनका इंटरेस्ट, उनके अंदर क्वेश्चन का डेवलपमेंट, उनका डिलेमास और कंट्रोवर्सीज उनकी सॉर्ट आउट हो जाती है, व्यू एनालिटिकल हो जाता है, ठीक है। वो हाइपोथेसिस जनरेट करना, उसको टेस्ट करना, उसको क्लैरिफाई करना, ये सारा काम करने में वो सक्षम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा एजम्पशन की बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी धारणाएं हैं इस मॉडल को लेके। तो ऑल नोज इज टेंटेटिव, ठीक है, कि हम जानते हैं बेटा कि ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, जो भी नॉलेज है वो क्या है, वो अस्थायी होता है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों को हम नॉलेज देते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। कई बार आपने खुद महसूस किया होगा, एग्जाम देने के बाद 1-2 महीने बीतने के बाद हमें कायदे से उस बुक के चैप्टर्स के नाम तक याद नहीं रहते, उसका कंटेंट याद करने की बात ही छोड़ दो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर amenable to several equally plausible explanation. There is no one particular answer of a problem. अधिकांश समस्याएं ऐसी होती हैं जो कई समान रूप से प्रशंसनीय स्पष्टीकरणों के लिए उत्तरदायी होती हैं। किसी समस्या का कोई विशेष उत्तर नहीं मिल पाता। ऐसी बहुत समस्या होती है बच्चों की, जो टीचर या लेक्चर सुनने के बाद या क्लास अटेंड करने के बाद उनकी समस्याओं का सही कई बार उत्तर नहीं मिल पाता। आपने कई बार महसूस किया होगा कि टीचर्स के लेक्चर्स के कारण आपके मन में उठी सारी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो पाती। ढेर सारे ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जिनका उत्तर आप नहीं प्राप्त कर पाते, जिनका उत्तर आपको नहीं मिल पाता, तो इसलिए पूछताछ स्वाभाविक हो जाता है, ठीक है ना। द इंक्वायरी इज नेचुरल, all of us of an inquiry when confronted with a problematic solution or puzzle,
तो क्या होता है, पूछताछ स्वाभाविक हो जाता है। समस्याग्रस्त स्थिति या पहेली का सामना करने पर हम अक्सर पूछताछ करते हैं, है ना। वही बात यहाँ पे कही जा रही है बेटा, कई बार जब क्लास में लेक्चर्स होते हैं तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, कई बातें होती हैं जो सवाल हमारे मन में रह जाते हैं, और कई बार हम पूछ लेते हैं और कई बार नहीं पूछ पाते। ठीक है, यानी मन में कुछ पूछने, कुछ जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, एन इंडिविजुअल कैन बी मेड amenable to the process of inquiry. He can be made to learn to analyze this thinking strategies. एक व्यक्ति को जांच की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है, उसे अपनी जांच की रणनीतियों का विश्लेषण करने और सीखने के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो जांच की प्रक्रिया है, ठीक है, उस जांच की प्रक्रिया को पूरा करना, उसको इंक्वायरी करने के लिए हम अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक तरीका सीख सकते हैं, एक कोई सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। इन एडिशन टू व्हाट is already known to an individual, he may be taught the new strategies to acquire and explore things. ठीक है ना, एक व्यक्ति को पहले से जो कुछ भी ज्ञात है, उसके अलावा उसे जो चीजें जाननी है और उस जानने के लिए वो नई रणनीतियां बना सकता है। जनरली वही सारी बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, एजम्पशन में बताया जा रहा है कि जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे डाउट हो रह जाते हैं। उन डाउट को क्लियर करने के लिए हमें रणनीति बनानी पड़ती है, हमें अपना एक स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ता है। उस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, हम कुछ लेने कुछ देने का प्रयास करते हैं। यानी हम अपनी समझ, डाउट्स को, या अपनी जो हमारी प्रीवियस समझ है उस समझ को एक मेच्योर पर्सन के साथ शेयर करके हम उससे उन चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि हमारे अंदर के सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बेटा इंक्वायरी मॉडल की बात करने जा रहे हैं। आप जानते हो कि इंक्वायरी मॉडल में जनरली, किसी भी मॉडल में जनरली 4 पिलर होते हैं। तो पहले पिलर को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। दूसरे पिलर को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स या संरचना। तीसरे पिलर को क्या बोलते हैं, सामाजिक प्रणाली या सोशल सिस्टम। और चौथे पिलर को क्या बोलते हैं, सपोर्ट सिस्टम या मूल्यांकन प्रणाली। ये मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो हम इसी बेसिस पे या इसी बिहाफ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सचमैन्स इंक्वायरी मॉडल, जिसके जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके एजम्पशंस, जिसके बारे में हमने भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मॉडल का उद्देश्य क्या है, यानी इस मॉडल को हम किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है छात्रों के बीच स्पष्टता को सहन करने की क्षमता विकसित करने के लिए, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिग्यूटी। ठीक है, यानी जो अस्पष्टता है, जो बच्चों के अंदर जो एम्बिग्यूटी है, यानी जो उनकी समझ में कमी है, उसको सहन करने की क्षमता जी है, विकसित करने का काम ये मॉडल करता है। दूसरा क्या करता है, टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज। छात्रों को ज्ञान की अस्थायी प्रकृति को समझने में, ये अगर समझना है तो हमें इस ऑब्जेक्टिव को लेकर इंक्वायरी मॉडल यूज करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। छात्रों की रचनात्मकता की भावना विकसित करने के लिए भी हमें इस मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक प्रोसेस स्किल, यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल अगर हमें विकसित करना है, तब भी हमें रिचर्ड सचमैन के इंक्वायरी मॉडल का यूज करना पड़ेगा। टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स द स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, यानी रचनात्मक पूछताछ के लिए छात्रों में रणनीति विकसित करने का के लिए भी करना है अगर, तो हमें इस मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू डेवलप
among students इंडिपेंडेंस आर ऑटोनॉमी इन लर्निंग, यानी छात्रों के अंदर सीखने के स्वायत्तता के का विकास करना, स्वतंत्रता का विकास करने के लिए भी ये आवश्यक है। ठीक है, तो ये कुछ बेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके हम रिसर्च असेसमेंट ट्रेनिंग मॉडल को हम यूज करते हैं। यानी अगर पूरा अगर इससे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें तो बच्चों के अंदर प्रश्नों या जागरूकता को पैदा करने, उन जागरूकता या उन प्रश्नों को पूछने के लिए रणनीति बनाने और उनको इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए अगर हमें प्रमोट करना है तो हमें रिसर्च असेसमेंट इंक्वायरी मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बेटा हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ इंक्वायरी मॉडल। मैंने पहले ही बताया था कि इंक्वायरी मॉडल के या किसी भी मॉडल के 4 पिलर होते हैं: फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। तो हम लोग वही बात करने वाले हैं, फोकस की बात करेंगे। The goal of this model is to help students develop the intellectual discipline and skill necessary to raise questions and search out answer streaming from their curiosity। ठीक है, यानी इस मॉडल का हम प्रयोग कब करेंगे? जब बच्चों के अंदर हमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, इनके अंदर जो है बौद्धिक अनुशासन लाने का कौशल विकसित करने के मदद करने के लिए हमें रिसर्च इंक्वायरी मॉडल की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बच्चों के अंदर प्रश्न पूछने या उन प्रश्नों के उत्तर खोजने या उत्तर जानने की जिज्ञासा पैदा हो सके। ये सेम फोकस पॉइंट वही है जो हमने पॉइंट में भी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था, उसी का ये समराइज वे। ठीक है, तो फोकस पॉइंट क्लियर हो गया। बच्चों के अंदर प्रश्न पूछने की जिज्ञासा पैदा करना, बच्चों के अंदर बौद्धिक अनुशासन और कौशल के विकास करने का फोकस लेके रिसर्च असेसमेंट इंक्वायरी मॉडल चलता है। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे इसके सिंटैक्स की, संरचना की, यानी इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो इंक्वायरी मॉडल की जो संरचना है, जो उसमें 5 फेजेस होते हैं या 5 स्टेप होते हैं। यानी इंक्वायरी मॉडल में 5 काम करने पड़ते हैं। अगर हम 5 काम कर ले क्लास में तो हम कह सकते हैं कि हमारा इंक्वायरी मॉडल या जो असेसमेंट का जो मॉडल है हमने उसको यूज किया। ठीक है, तो पहला मॉडल क्या है, पहला पॉइंट क्या है इसमें? कंफर्मेशन विद द प्रॉब्लम, यानी समस्या का सामना करना। समस्या का सामना करने का मतलब क्या होगा? समस्या का सामना करने का मतलब हुआ बेटा कि हमारे जो अंदर जो प्रश्न पैदा हो रहे हैं ना, उन प्रश्नों को हम कलेक्ट करें और हम उसको पूछने का प्रयास करें। ये फेज नंबर 1 है, जिसे कहते हैं समस्या का सामना या कन्फर्मेशन विद द प्रॉब्लम, कन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, सॉरी कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम या समस्या का सामना करना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ्रंटेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जो मान लो हम क्लास में बच्चा स्टडी कर रहा है, स्टडी करते हुए उसके मन में कई प्रश्न आए। कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या पूछें प्रश्न क्लास में, लेकिन जब हम उस प्रश्न को पूछने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, जब मन में उन प्रश्नों का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप कहलाता है, जिसे कहा जाता है समस्या का सामना करना या कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम। अब जो इसका फेज 2 है बेटा, फेज 2 है डाटा गैदरिंग, यानी जो समस्या हमारे पास है, जो प्रश्न हमारे मन में है, उस प्रश्नों के लिए हम क्या करें? आंकड़े इकट्ठा करें, यानी सूचनाएं एकत्रित करें। ठीक है, उसे कहते हैं डेटा गैदरिंग। और ये फर्स्ट पार्ट है, इसका जो सेकेंड फेज हो जाता है, इसे कहते हैं आंकड़ों का एकत्रीकरण या डेटा गैदरिंग या डेटाओं का संग्रहण करना। ये फेज नंबर 2 हो गया। जो फेज नंबर 3 है बेटा, वो डेटा गैदरिंग का जो सेकेंड फेज होता है। फर्स्ट फेज में हमने क्या किया? सत्यापन किया, यानी हमने डेटा कलेक्ट किया। और जो उसका थर्ड फेज है, इस डेटा गैदरिंग में हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, यानी हम जो सूचनाएं इकट्ठा किए हैं, हम ये चेक करते हैं कि हम जो सूचनाएं इकट्ठा किए हैं वे सूचनाएं सही हैं कि नहीं है। ठीक है ना। फेज 4 में क्या करते हैं? फेज 4 में हम करते हैं जो प्रयोगों के द्वारा जो हमारे पास एक्चुअल आंसर आए। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारा
आज हमारे बैग में से 500 का एक नोट गुम हो गया। ठीक है, तो हमारे अंदर प्रश्न, हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न पैदा होने लगते हैं कि मेरा पैसा कहाँ गिर गया, किसी ने चुरा तो नहीं लिया, पैसा घर पे तो नहीं छूट गया। ये सारे प्रश्न मन में आने लगे। ये क्या हो गया? ये फेज नंबर 1 हो गया, जहां पे हम कन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रश्न, जो हमारी समस्या है पैसा गिरने का, उससे रिलेटेड ढेर सारी जिज्ञासाएं, ढेर सारे प्रश्न हमारे मन में आने लगे। ठीक है, जब मन में प्रश्न आएंगे तो क्या होगा? इन प्रश्न से जुड़ा हुआ आंसर भी मन में आना शुरू हो जाएगा। ये फेज 2 हो जाएगा, डेटा गैदरिंग होना शुरू हो गया मन में। पहला डेटा मान लो मन में आया, पहली हाइपोथेसिस मन में बनी कि मेरा 500 का नोट लग रहा है बेड पे ही छूट गया जब मैं बैग पैक कर रहा था, या हमारे मेज पे ही छूट गया। दूसरा डाउट आया कि जब मैं कैंटीन जा रहा था तो लग रहा है रास्ते में मेरा पैसा गिर गया। थर्ड डाउट आया कि जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरे साथ बैठता है या बैठती है, उसने लग रहा है इसको निकाल लिया होगा। ठीक है, तो डेटा गैदरिंग हो गया, ये मन में हमारे प्रश्नों के उत्तर आने लगे। अब थर्ड फेज आया एक्सपेरिमेंटेशन का। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करेंगे? हमने मम्मी को फोन किया और पूछ लिया कि जरा देखो मेरे रूम में पैसा छूटा है क्या। तो मम्मी ने कहा हाँ, तो मामला खत्म। मम्मी ने कहा नहीं, तो दूसरे प्रश्न को खोजना शुरू करेंगे। तुरंत हम नीचे की तरफ दौड़ेंगे और कैंटीन तक एक चक्कर लगा के आएंगे और देखेंगे कि रास्ते में कहीं पैसा तो नहीं गिरा हुआ है। चलो वहां भी पैसा नहीं मिला, तब हम क्या करेंगे? अब धीरे से जब हमारा फ्रेंड क्लास से इधर उधर होगा, उसका बैग चेक कर डालेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, ये थर्ड फेज हुआ। अब फोर्थ फेज में क्या होगा? इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया बेटा, उन सारे रिजल्ट को हमने क्या किया? हमने ऑर्गेनाइज किया, हमने फॉर्मुलेटिंग किया, हमने जो उसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में डाल दिया। यानी योजनाओं का, जो प्रयोगों से जो हमारे पास आंकड़े आए, जो सूचनाएं आए, हमने उसका क्या किया? हमने उसका आयोजन किया, हमने उसका स्पष्टीकरण किया, और हमने उससे एक रिजल्ट, हमने जो है एक स्पष्टीकरण हमने तैयार कर लिया। और जो फेज 5 है इसका, फिर जो फिफ्थ पेज है बेटा, वो पेज होता है एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, यानी जांच की प्रक्रिया का विश्लेषण करना, यानी उसकी इंक्वायरी करना, है ना। इंक्वायरी करके सही स्थान तक या सही उत्तर तक फाइनली पहुंच जाना, ये जो है स्टेप नंबर 5 हुआ। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा सिस्टम चलता, अगर हम, ये तो मैंने एक ऐसे एग्जांपल लेके मैंने आपको फेज 1 2 3 4 5 का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी, लेकिन ये एग्जैक्ट सही कॉन्सेप्ट नहीं। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? सही कॉन्सेप्ट ये है कि रिचर्ड सचमैन इंक्वायरी मॉडल में होता एक्चुअल क्या है? क्लास में शिक्षक बच्चों को कोई समस्या देता है, ठीक है, कोई डाउट देता है, और उस डाउट को क्लियर करने के लिए उस पूरे ग्रुप को 30 मिनट्स का टाइम देता है, 30 मिनट का समय देता है, और बच्चों से कहता है कि आप हमसे प्रश्न पूछिए। ठीक है, लेकिन एक वहां शर्त भी लगा देता है कि हमसे आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर हम केवल हाँ और नहीं में देंगे, हम एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे। आप हमसे अगर कुछ पूछोगे तो हम या तो एस बोलेंगे या तो हम नो बोलेंगे, या तो हाँ में सिर हिलाएंगे या तो ना में सिर हिलाएंगे, दूसरा कोई जवाब हम नहीं देंगे। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा अपनी समस्या के अगेंस्ट सबसे पहले ढेर सारा डाटा इकट्ठा करता है, अपने दिमाग से उस डेटा पर प्रयोग करता है, और उस डेटा को एक लाइन में क्रिएट करता है, अरेंज करता है, और अब शिक्षक से प्रश्न पूछना शुरू करता है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या हाँ, ये हमने जो बात कही वो सही है। टीचर क्या कहता है? या तो हाँ बोलता है या तो नहीं बोलता है। हाँ और नहीं बोलते 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 विद्यार्थी क्या करता है? उस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब कभी आप पहेली पहेली खेलो तो एक पहेली सामने आई, पहेली क्या हो गई? समस्या हो गई। उस पहेली तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तब क्या करते हो? पहेली पूछने वाले से ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछते हो। वो पहली वाला क्या कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं होगा।
फिर कभी वो कहता हाँ हाँ आप पहुंच गए हो, पास पहुंच, थोड़ा सा और कोशिश करो, उत्तर दे पाओगे। तो जो ये हाँ और नहीं का खेल है बेटा, यही रिसर्च सचमैन इंक्वायरी मॉडल है। और ऐसा करते 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 उसका क्लू लेते 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 आप रिजल्ट तक पहुंच जाते हो। यही इंक्वायरी सचमैन का इंक्वायरी मॉडल है। और इसी को फेज 1 to 5 में हम यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। हमने इसको कई तरह से आपको समझाने का प्रयास किया, अब आपको समझ में आ गया होगा। टीचर क्या करता है, क्लास में एक समस्या देता है बच्चों को, और बच्चों को कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए बच्चों को फ्री छोड़ देता है, और बच्चों से कहता है कि आप इस समस्या का स्वयं से समाधान खोजने का प्रयास करो, आपस में बातचीत करो, और जरूरत पड़ने पर हमसे आप प्रश्न कर लो, लेकिन हम प्रश्नों का उत्तर हम केवल हाँ और नहीं में देंगे, और जिससे आप समस्या के हल तक पहुंचो, और फिर मुझे बताओ कि आप समस्या के हल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ठीक है ना। ये सचमैन का इंक्वायरी मॉडल है। इस वे में भी हम क्लास में अच्छे से टीचिंग कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं बेटा इसके सोशल सिस्टम की, जिसका थर्ड फेज है सामाजिक प्रणाली, यानी इसका सोशल सिस्टम कैसा होगा, किस तरह का सोशल सिस्टम होगा। तो सामाजिक प्रणाली में क्या होता है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल प्रोवाइड्स हाई वेट टू द कंट्रोलिंग ऑफ सोशल सिस्टम। टीचर एंड स्टूडेंट however participate as equal where exchange of ideas is concerned। तो क्या देख रहे हो, सोशल सिस्टम कैसा है, सोशल सिस्टम में क्या है, छात्र और टीचर दोनों एक्टिव होंगे यहाँ पे। क्यों एक्टिव होंगे, क्योंकि दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और शिक्षक उसका जवाब देता है। तो बात समझ में आ रही है, यानी यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं। यहाँ का जो सोशल सिस्टम है, इस सोशल सिस्टम में क्या होगा, स्टूडेंट टीचर के बीच में फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, स्टूडेंट टीचर दोनों एक्टिव होंगे, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ एक्शन रिस्पांस करेंगे, यानी यहाँ पे अनुक्रिया भी होगा, यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी होगा, यहाँ पे सवाल जवाब भी होगा, यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका में होंगे। ये इसका बेटा सोशल सिस्टम हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा इंटरेक्शन प्रिंसिपल की। अगर हम बात करें कि यहाँ जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो कैसा होगा, तो मैंने पहले ही बताया कि उत्तर किस में दिया जाएगा, हाँ और नहीं में, ठीक है। इंश्योरिंग दैट क्वेश्चंस are phrased to that they can be answered in yes or no। दूसरा क्या है इसमें, asking student to rephrase invalid questions। छात्रों से अमान्य प्रश्नों को फिर से पूछने के लिए कहा जाता है। जैसे मान लो आप उत्तर ना आ गया, तो उस ना के लिए बच्चे के हमने फिर से उत्सुकता पैदा होती है, और वो फिर से प्रश्न पूछने का काम करता है, ठीक है। थर्ड क्या है इसका, नाइदर अप्रूविंग नॉर रिजेक्टिंग स्टूडेंट थ्योरीज। यानी जो विद्यार्थियों की जो परिकल्पना है, न तो उसे स्वीकार किया जाता है और न तो पूरा पूरा उसे अस्वीकार किया जाता है, केवल और केवल उसके प्रश्नों का जवाब हाँ और नहीं में दिया जाता है। छात्रों से के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करना, encouraging interaction among students। जो बच्चे आपस में एक दूसरे से फुसफुसाहट करते हैं, आपस से एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का भी काम किया जाता है। ये पूरा पूरा वही प्रोसेस जो मैंने अभी सिंटैक्स में आपको बताया था कि कैसे इसका सिस्टम चलता है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके सपोर्ट सिस्टम की। तो सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, अ सेट ऑफ confronting materials and resource materials bearing the problem for inquiry and needed। Sometimes the materials are not available, teachers will have to develop such material। होता क्या है, कई बार समस्याओं का सामना करने वाली सामग्री या संसाधन बच्चों के पास नहीं होता है, या वो रेडीमेड नहीं होता है,
तो टीचर को क्या करना पड़ता है, उस सिस्टम को खुद से डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो दिस मॉडल वाज डेवलप्ड फॉर द नेचुरल साइंस टू स्टार्ट विद, but its procedures can be used in all subject areas. Any event topic from a curriculum area which can be converted into a problem situations can be selected for inquiry training. ठीक है ना, शुरू में क्या था, शुरू में विज्ञान विषय जो प्रकृति विज्ञान है, जो नेचुरल साइंस है, उसके लिए इस मॉडल को शुरू किया गया था। लेकिन इस मॉडल को हम किसी भी विषय, किसी भी पाठ्यक्रम, किसी भी घटना के लिए हम चुन सकते हैं और उसके साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा रिचर्ड सर्चमैन इंक्वायरी मॉडल था आपके सामने। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा हो मन में तो आप डिस्कस कर सकते हो कि रिचर्ड सर्चमैन मॉडल अगर समझ में ना आ रहा हो जरूर पूछ लो, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे भी एक बहुत